Hey guys, welcome back to Kaishin Capital. I hope you all are doing well. So this is the fifth video in our forensic accounting series. और हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि एक प्रैक्टिकल वीडियो लाए, मतलब और अब प्रैक्टिकल बेस्ड वर्ल्ड में आप घुसे, तो लो भाई आपने बोला और घुस जाते हैं। देखिए प्रैक्टिकल का वे मतलब ये नहीं है कि हम आपको कंपनी में दिखाते हैं भाई इस कंपनी में फ्रॉड है, नहीं नहीं नहीं। हम अब आपको एक एक टर्म सिखाएंगे और उस टर्म के बेसिस पे आप खुद ही इतने ज़्यादा समझदार बन जाओगे कि भाई आप खुद ही पता लगा लोगे कि आपके पास इतना पैसा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, ये कंपनी में फ्रॉड है कि नहीं। देखो मैं एक इन्वेस्टर नहीं हूँ, लिखने को तो बोलने को तो हम बोलते हैं, लिंक्डइन पे लगा देंगे इन्वेस्टर कोर फाइनेंस, बट मैं आपको बता दूँ पैसा भी होना चाहिए जेब में। बिना पैसे के, बिना कैपिटल के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जब तक आप इन्वेस्ट करने के सक्षम नहीं होते, इतना कैपेबल नहीं होते, तो तब तक आप नॉलेज सीखो, आप नॉलेज गेन करो, और फिर जैसे नॉलेज आ जाए, वैसे नॉलेज तो जीवन भर का एक प्रोसेस है, पर स्टिल आपके पास इतनी नॉलेज आ जाए कि हाँ मैं इस कंपनी को एनालाइज कर सकता हूँ, तो आप अपने पास जो आपका पैसा है, जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाएँ, आपके पास 20-25 हज़ार जो भी स्टार्टिंग हो, आपकी स्टार्टिंग पैकेज हो आपका 3 लाख 4 लाख पर एनम, तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें या एसआईपी बना दें। फंड मैनेजर जहाँ फंड हाउस, जैसे मान लो अब म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हो, तो म्यूचुअल फंड का डाटा आता है कि उस म्यूचुअल फंड ने, जैसे मान लो अपने मोतीलाल ओसवाल में एसआईपी बना रहे हो, ठीक है 500 रुपये की, चलो मैं आपको ये बता ही देता हूँ, 500 रुपये की आप एसआईपी बना रहे हो, बन जाती है। मोतीलाल ने मैंने बना रखी, पर मैं कोई रिकमेंडेशन दे रखी मैंने नहीं, तो तुम भी बनाओ, नहीं नहीं नहीं, अपना एनालिसिस करना। तो मोतीलाल में, अगर मोतीलाल क्या करता है, उसमें आप एक ऐप में जाओगे ना, ब्रोकर ऐप, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, तो आपको पता लग जाएगा ये मोतीलाल पैसा लगा कहाँ रहा है। अच्छा, रिलायंस में, अडानी में, रिलायंस पावर में, ओके। अब जियो का आ जाओ तो जियो लिस्ट हो जाएगा, मतलब जियो अभी आपको चलाते हो ना जियो, तो जियो का आईपीओ आ गया, तो जियो भी लिस्ट हो सकता है, मतलब हो ही जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मोटा भाई चला रहे हैं इसका, मोटा भाई तो करा ही देंगे वो लिस्ट। तो मान लो अब इतने कंपनीज में वो पैसा लगा रहा है, कौन? वो फंड मैनेजर, वो फंड हाउस, तो आपको एनालिसिस करना आ जाएगा। अच्छा यार, मेरे हिसाब से ना रिलायंस में ना गड़बड़ है इसकी बैलेंस शीट में, तो मैं इस वाले फंड हाउस में तो पैसा नहीं लगाऊंगा, अब मैं खुद का पैसा लगाऊंगा। अच्छा, तो तुम 500 रुपये को खुद ही लगा दोगे, भले ही 500 रुपये का एक शेयर लो, लेकिन खुशी होगी कि मैंने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जिस कंपनी में मुझे पूरा एक भरोसा था कि ये 500 की जगह मुझे 1100 बना के देगी, यानी 1600 रुपये इसका आज से 2 या 3 साल बाद इसका जो शेयर में, जो इसका करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, वो ट्रेड करेगा। ओके, तो ये भी एक नॉलेज है। और एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ईओएस जिसे कहते हैं। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहते हैं? जैसे मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि सर, आरुषि वैद्य नाम की एक वो है हमारी व्यूअर, तो वो कहती हैं कि सर आप ना रोज़ वीडियो लाया करो। देखो पॉसिबल है रोज़ लाना, बट आपको पता ही है कि भाई हम तो हैं ऑडिटर, और ऑडिटर का जो लाइफ है वो बहुत हेक्टिक होती है भाई, 12-12 घंटे तक हम ऑडिट ही करते रहते हैं, खाना क्या पीना क्या वो भी भूल जाते हैं। इस तरह से हम कभी कभी ऑडिट करते हैं, क्लाइंट इतना फंसा देता है आपको। तो आजकल ना हम वीडियो नहीं ला पा रहे, कल भी नहीं डाली, आज भी नहीं डाली, तो अभी बज रहे हैं रात के 11:15 बजे मैं स्टार्ट करा इस वीडियो को, तो अभी तो 11:20 हो गए, तो 12 सवा 12 तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वाईफाई भी टाइम लेता है अपलोड करने में। तो भाई डेली ही वीडियो डालना तो बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा, आपने बोला है तो हम ट्राई करेंगे। तो आज का अब ये तो हो गया भाई, हाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो मैं तो भूल ही गया भाई। तो आरुषि वैद्य कह रहे हैं रोज रोज वीडियो लाओ। देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहता है, अगर कंपनी, मान लो कंपनी का जो अभी खर्चा है वो है 100 रुपये, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मुझे ये कैलकुलेटर बेचना है मार्केट में, 130 का बेचूंगा या 30 के प्रॉफिट पर, तो इसको बनाने में जो खर्चा लगता है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 रुपये। तो अब समय के साथ साथ जैसे जैसे मेरे प्रोडक्शन में बढ़ाता जाऊँगा, प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, उस टाइम मेरा जो इसका यूनिट है, जो इसकी असली कॉस्ट है वो घट जाएगी, यानी 80 रुपये 90 रुपये रह जाएगी। यानी समय के साथ जितनी जल्दी मेरे हाथ चलेंगे, जितनी जल्दी मेरी मशीनें चलेंगी, उसके हिसाब से मेरी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घट जाएगी, वो तो ऑब्वियस बात है। बट देर इज़ अ एक्सपीरियंस कर्व, जैसे जैसे कंपनी एक्सपीरियंस होती जाएगी वैसे वैसे उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस होती है। भाई एक कंसेप्ट और भी है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में आप पढ़ तो लोगे कि भाई आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे गिर जाएगा, बट जो आपका क्वालिटी है ना भाई वो घट जाएगी। तो मैं अपने चैनल की एक साख मेंटेन करके रखना चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन में एक वीडियो डाल दूँ, ठीक है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम में तो रोज़ वीडियो आती है, आप जाके देख सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने अकाउंटिंग फ्रॉड के ऊपर वीडियो डाली है और 7-8 हज़ार पे व्यू पहुँच गए, मज़ा आ गया, मतलब आधे घंटे के अंदर 7-8 हज़ार व्यू हो गए, ठीक है। तो चलो आज का जो टॉपिक है वो है एसेट मिस एप्रोप्रिएशन स्कीम, जो हमने फ्रॉड ट्री के अंदर पहली शाखा पढ़ी, पहली ब्रांच, तो उसमें हम पढ़ेंगे अभी स्कीमिंग।
स्कीमिंग सबसे पहला फ्रॉड है। स्कीमिंग मतलब ये होता है that you have not recorded the item that would have been recorded by an accountant, यानी वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था जो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, अब स्कीमिंग 4 प्रकार के होते हैं एज पर कॉर्पोरेट फ्रॉड हैंडबुक। तो भाई पहली जो स्कीमिंग होती है वो है अनरिकॉर्डेड सेल्स। चलो भाई अब ये टाइप करो, देखो स्कीमिंग के अलग अलग डेफिनेशन है। आप नेट पर जाकर स्कीमिंग की डेफिनेशन 1-2 लाइन की निकाल सकते हो। मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है, द आइटम दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। सिंपल, जो आइटम को रिकॉर्ड करना था वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग। आपने कोई, जैसे आप एक कंसेप्ट होता है स्कीमिंग मिल्क, स्किम मिल्क, टोन दूध सुना होगा, टोन दूध आता है, काउ मिल्क आता है, फुल क्रीम आता है, एक स्किम मिल्क आता है, स्किम्ड मिल्क आता है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से उसमें मलाई नहीं जमती, मलाई की चोरी। वो आता ही डायबिटीज़ वालों के लिए है भाई, मलाई खा के वो करेंगे क्या, इतना फैट होता है उसमें, है ना। तो डायबिटीज़ वालों के लिए आता है, आई थिंक वो जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनके लिए भी आता है। मैंने तो भाई एक ही बार पिया था, इसमें मलाई नहीं जमती। तो एक तरह से सोचो, आपने मलाई जो उसकी असली एसेट थी, दूध की असली एसेट मलाई थी, वो आपने चुरा ली। बस ये कंसेप्ट याद रखना, मलाई आपने निकाल ली। अब जब दूध उबालोगे, ठंडा करोगे, कुछ भी करोगे, उसमें मलाई जमेगी ही नहीं स्किम्ड मिल्क में, इसलिए वो मार्केट में मिलता ही नहीं है, कोई उसे खरीदता ही नहीं है। मार्केट में मिलता है काउ मिल्क, टोन्ड मिल्क एंड फुल क्रीम, या फिर भैंस का दूध, बफेलो A2 मिल्क आता है, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड सेल यानी आपने गुड्स बेच दिए, आपने गुड्स बेच दिए, कस्टमर ने आपको 50,000 रुपये रिकॉर्ड करने को बोला, मतलब 50,000 वो थोड़ा बोलेगा जल्दी एंट्री मारो, नहीं, उसने आपको 50,000 रुपये दे दिया। तो ये आपका दायित्व बनता था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि एज़ पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, एज़ पर अक्रूवल कंसेप्ट, कि भाई मैंने गुड्स बेच दिए, पैसा आए ना आए मुझे रिकॉर्ड करना है, बट पैसा आ गया, आपको रिकॉर्ड करना था तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन ये जो फ्रॉड है अनरिकॉर्डेड सेल, ये बेसिकली अक्रूवल बेसिस में आपको कमी मिलेगा, ये मिलेगा कैश बेसिस पे। तो कैश बेसिस में आप तो सीधा बोल दोगे भाई हमने गुड्स बेच दिया उसको, लेकिन हमारा पैसा नहीं आया, तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, क्योंकि कैश बेसिस तभी रिकॉर्ड करेगा जब पैसा आएगा, और अक्रूवल बेसिस तब रिकॉर्ड करेगा जब आपने गुड्स सेल आउट कर दिए, व्हेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ऑन, when the risk and reward of the goods has been transferred on, when there is a certainty to receive the amount in the future, in the near future। अच्छा, तो अनरिकॉर्डेड सेल, अभी चारों को समझाऊंगा, 4 पॉइंट लिखता हूँ, फिर चारों को एक साथ समझाऊंगा कि इसे ऑडिट में कैसे पकड़े। आप ऑडिटर नहीं भी हैं, आप अकाउंटेंट हैं, तो मैं आपको आज मेरा फ़ोन आज चार्जिंग पे लगा है बाहर, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में दिखा दूंगा। Screener.in एक ऐप है, Screener.in जाइए, तो उसमें लिखे रिलायंस, तो उसके P&L आ जाएंगे। रिलायंस का अभी शेयर प्राइस कितना चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कितना पैसा बना, फिर बैलेंस शीट देखिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका रेवेन्यू आ रहा है, जो आपकी सेल बुकिंग हो रही है, उसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश से मैच करो। अच्छा, तू दिखा रहा है तेरी 10,000 करोड़ की सेल हुई है मान ले 1 साल में, और तू कैश फ्लो में दिखा रहा है केवल 3,000 करोड़ रिसीव हुई है, तो ये 7,000 गई कहाँ है, फ्यूचर में बुक करेगा। अच्छा, तो इस तरह से आप पता लगाओगे कंपनी अगर 10,000 करोड़ की सेल बुक कर रही है तो 3,000 करोड़ ही रिसीव हुई है एक्चुअल कैश में, तो यहाँ से आप पकड़ोगे अनरिकॉर्डेड सेल। खैर अभी समझाता हूँ, ठीक है। अनरिकॉर्डेड सेल, अब अनरिकॉर्डेड सेल के बाद आता है आपका, यह आता है आपका अंडर स्टेटिंग कैश सेल और अक्रूवल सेल। अंडरस्टेटिंग कैश सेल, अब ये तो है कि आपने गबन कर दिया, आपने स्कीम कर दिया, दिस इज कॉल्ड कैश स्कीमिंग। कैश स्कीमिंग, आपने कैश ही गबन कर दिया भाई, कैश स्कीमिंग। मैंने बताया था ना, मलाई दूध से गई तो ओनर को पता ही लगा, ओनर ने आपको एक गल्ला दिया, भाई दुकान दी, भाई देख महीने में तो सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अपना काम निष्ठा से निभाइयो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाइयो। तो आप गल्ले में बैठे हुए हो, आपने धड़ाधड़ दुकान से सामान बेच दिया, पैसा आया, जो पैसा आया आपने रिकॉर्ड करते गए, ये ले भाई थड़ा रिकॉर्ड करते गए। लेकिन आपने बोला यार एक काम करता हूँ, मैंने जो 10,000 का आइटम बेचा ना, 8,000 दिखाता हूँ, 2,000 रख लेता हूँ। तो इस तरह, अब इसको पकड़ेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ। लोग करते हैं भाई, नियत ख़राब हो जाती है तो सबको जो कोई बंदा है वो कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग कैश सेल। 10,000 की सेल हुई, आपने 8,000 रिकॉर्ड करी, दैट्स इट, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं। थर्ड, एज पर माई नोट्स, मैं नोट्स देख लेता हूँ एक बार। चलो भाई, एक हमारे नोट्स के साथ है, एक है थेफ्ट ऑफ चेक थ्रू मेल। भाई ये क्या होता है? देखिए,
अभी कोटक बैंक है, एचडीएफसी है, इंडसइंड बैंक है, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं बेसिकली उनके नेट बैंकिंग की सुविधा आ चुकी है। मतलब आप ऐप में जाओ, आप ऐप में आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग जिसे कहते हैं, डिजिटल बैंकिंग जिसे कहते हैं, आप वहीं से चेक बना सकते हो। हाँ, आप एक्सिस बैंक के साइट में जाइए, एक्सिस बैंक के चेक आ जाएगा, जैसे ई चेक कहते हैं। ई चेक में आप डाटा भरो, भाई आपका नाम तो वैसे आ ही जाएगा, जन्मय बिस्ट लिखा जाएगा, अमाउंट भरो जिस बंदे को भेजना है, टू, ये करा, खत्म, है ना। लेकिन पहले ज़माने में जब नेट बैंकिंग नहीं होता था, बेसिकली ये फ्रॉड बहुत कम होता है, लेकिन स्टिल आपकी लर्निंग पर्पज से मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, चेक मान लो कंपनी है, कंपनी ने बहुत सारी सेल करी, तो कंपनी के मेल अकाउंट पर चेक भेजा। ओ लेट सपोज फिजिकल मतलब ई चेक था, वो भी ई चेक था, लेकिन वो डिजिटल बैंकिंग की साइट पर नहीं था, कस्टमर ने मेल भेजा बाकायदा, लेट सपोज जीमेल से भेजा, तो उस चेक की इमेज को ही ऑल्टर कर दिया भाई, चेक की इमेज को ऑल्टर कर दिया, क्योंकि इसमें पे कॉलम पे क्या होगा, कंपनी जन्मय बिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो जन्मय बिस्ट प्राइवेट लिमिटेड को 10,000 रुपये पेमेंट करने, ये लो, ये चेक मैंने मेल कर दिया कंपनी की साइट पर, और कंपनी के साइट से जो एम्प्लॉई हैं, जो एम्प्लॉय एक्सेस कर रहे हैं उस मेल को, आप सीए फर्म में काम करते हो, आप किसी फर्म में काम करते हो, तो एक व्हाट्सएप ऐप होता है, तो पूरी दुनिया के लोग आपके सर को मैसेज भेज रहे हैं, तो सर के पर्सनल फ़ोन में तो मैसेज आ रहा है, लेकिन आपके लैपटॉप में भी दिखेगा, अच्छा व्हाट्सएप ऐप में ये मैसेज आ रहा है। उसी प्रकार का सिस्टम होता था। स्टिल बता रहा हूँ, ये अब ये चेक फ्रॉड टाइप के आप चेक होता ही नहीं है, मतलब ये इस टाइप का फ्रॉड आपको मिलेगा ही नहीं, बट स्टिल ये आज से करीब 30-40 साल पहले था, 30-40 साल पहले तक आपको ये फ्रॉड मिलने थे। इसमें होता क्या था, कंपनी क्या करता था, मतलब जो एम्प्लॉय बैठा है उस मेल के एक्सेस पर, वो उस चेक के डाटा को ऑल्टर कर देगा, पे कॉलम पे कंपनी का नाम हटा के, जन्मय बिस्ट प्राइवेट लिमिटेड हटा के, जन्मय बिस्ट नहीं सॉरी अपना नाम लिखेगा ना भाई, जन्मय बिस्ट होना चोरी कर रहा है, तो मान लो उस एम्प्लॉय का नाम है अमन कुमार, तो अमन कुमार चोर है एक नंबर का, तो इसने अपना नाम लिख के वो 10,000 रुपये अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिए। और यस, इट इज़ पॉसिबल यार। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में बहुत ऐसे ग्लोबल एब्यूज़ रिपोर्ट पकड़ी गई जहाँ पर चेक का फ्रॉड हुआ, और चेक के फ्रॉड अलग अलग हैं, जैसे चेक वॉशिंग भी होती है, तो वो अलग से समझाऊंगा जब चेक फ्रॉड की हम डिटेल चर्चा करेंगे, फिर इसके बारे में और बताऊंगा आपको। अभी के लिए इतना रखो, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स, अंडरस्टैंडिंग कैश सेल्स, थेफ्ट ऑफ चेक, सॉरी, ठीक है, थेफ्ट ऑफ चेक। और लास्ट में आता है आपका, लास्ट में हमारे नोट्स के हिसाब से आ गया शॉर्ट टर्म स्कीमिंग। ओए होए, ये वाला सबसे बेस्ट है आपके लिए यार, ये इसमें बड़ा मज़ा आता है। देखो, शॉर्ट टर्म, अबे यार, शॉर्ट टर्म स्कीमिंग। अब स्कीमिंग मैंने क्या पता, गबन, पैसा आपने उड़ा लिया, जो आपको रिकॉर्ड करना था वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने उड़ा लिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म स्कीमिंग क्या होता है, जो पहला था अनरिकॉर्डेड सेल, यानी आपने उसमें फुल टाइम स्कीमिंग करी है, यानी आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं करी। अब इसमें क्या होगा, आप पूरी फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर लोगे, यानी 10,000 आइटम आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, सिंपल। अब ओनर, मैंने आपको क्या बताया, ओनर बोलेगा भाई देख, महीने में एक बार आऊँगा मैं देखने की तुम झाड़ू पोछा सही से मारते हो भी नहीं हो या मारते हो, मकड़ी के जाले वगैरह देखूंगा, और मैं देखूंगा भाई हमारा मोटा मोटा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और हमारा जो स्टॉक है वो कितना बचा है, और स्टॉक जितना बचा है उसके हिसाब से मैं ऑर्डर दे दूँगा, भाई इतना 4 फिनाइल की बोतलें मंगाओ, चार दूध के कंडे मंगाओ, इस तरह से जो स्टॉक खत्म हुआ है उसको बेसिकली मैं मंगाऊंगा। तो ओनर तो एक ही दिन आएगा। तो बेसिकली आपने क्या करा, मान लो 10,000 रुपये की सेल पूरे महीने में हुई, ठीक है, तो आपने 10,000 रुपये पूरे रिकॉर्ड तो कर लिए, सिंपल रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन उस 10,000 में से असली 8,000 रुपये आपने निकाल लिए। कौन देख रहा है, 8,000 रुपये आपने कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। ओ भाई साहब, आपने किसी शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड मतलब यूँ चुटकी के अंदर आपको पैसा जनरेट कर देता है। 1 महीने की एफडी बना दी, ओ भाई साहब 1 महीने की आरडी बना दी, कुछ भी बना दी, मतलब आपने कहीं से चिट फंड कंपनी में लगा दिया। वो चिट फंड नहीं, हेरा फेरी वाला कि मेरा पैसा देना बाबा, वो वाला नहीं। चिट फंड कंपनी असली भी होती हैं भाई, बहुत पैसा बना के देती हैं, बट मैं ये कहूँगा चिट फंड कंपनी में पैसे लगाऊँ, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। किसी स्टेट में चिट फंड जो है, आई थिंक महाराष्ट्र में है या कहीं है, वहाँ लीगल है। महाराष्ट्र में लॉटरी सिस्टम तो लीगल है भाई, वहाँ लॉटरी बहुत बिकती है। इसलिए देता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भिड़ा है भाई, वो लॉटरी खरीदता रहता है और सबने देता रहता है, मेरे को 1 करोड़ रुपये मिल रहा है, मुझे 1 करोड़ रुपये मिल रहा है, मैं जेठालाल से अमीर हो गया हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, लॉटरी में बहुत कम लोगों की किस्मत खुलती है, क्योंकि भाई ज़ीरो सम गेम है, पूरा ज़ीरो सम गेम है।
1 लाख लोगों को 10-10 रुपये की टिकट बेची और एक बंदे को 50,000 रुपये दे दिया। ओ भाई 50 रुपये उसको मिलता, मुझको लगा देखो मैं 50,000 रुपये जीत गया। अबे भाई वो जो 1 लाख बंदों से 10-10 रुपये के 10 लाख रुपये रेवेन्यू जनरेट करा, उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तेरे को 50,000 रुपये इनाम मिल भी गया तो तू खुश मत हो ज़्यादा। उन 99,999 सॉरी 99,000 99,999 लोगों का चुना लग गया। आई थिंक यही होगा भाई, मतलब 1,000 से 1 रुपये कम कर, 1% कम कर दो जो जीता है, ठीक है। तो उन लोगों का तो नुकसान हो गया भाई, उन्होंने 10-10 रुपये की टिकट खरीद ली। वैसे बेसिकली 10 रुपये की टिकट होते नहीं है, कम से कम 100-150 रुपये की टिकट होती है लॉटरी की। तो महाराष्ट्र में लॉटरी आई थिंक बैन नहीं है, आप जाके देख सकते हो, मैंने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कहीं पे, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया भाई, 8,000 रुपये निकाले गले से और उसको शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में लगा दिया और वहाँ से पैसा कमा लिया। और जब मान लो 8,000 रुपये लगा के उसने 1,200 रुपये भी कमा दिए, 800 रुपये भी कमा दिए, तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसको तो अपनी सैलरी मिल ही रही है 30K पर मंथ। और मान लो वो 800 रुपये 12 महीने तक, 800 रुपये की इनकम 12 महीने करता है, 8 12 8 96, तो 9600 तो यही कमा लिया उसने साल भर के। तो 9600 में और क्या ऐड कर दो, 30,000 महीने के, तो कितना हुआ, 3,60,000 तो उसका पैकेज है, 9600 ये भी कर लो। तो वो भी हमने छोटा एग्जांपल लिया है कि आपने 10,000 की सेल कर लिया है, 10 लाख की सेल होगी तो सोचो 10 लाख की सेल में से 80,000 रुपये गबन कर लिए या फिर 2 लाख रुपये गबन कर लिए और फिर उसे लौटा दिया। अब वो क्या करेगा, जो 8,000 रुपये उसके निकाले हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म स्कीमिंग। शॉर्ट टर्म के लिए जो 8,000 रुपये निकाला है वो वापस उस बैंक में डाल देगा, अपने बैंक में जो उसके स्टोर का बैंक है, यानी HDFC बैंक में अगर अकाउंट है तो वहाँ क्रेडिट कर देगा, ताकि ओनर को पता ना लगे, कि भाई मेरा पैसा गबन हुआ है। तो ये है पूरा कंसेप्ट शॉर्ट टर्म स्कीमिंग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरा कंसेप्ट, तो हम सब समझ गए। अब हाँ, अब लास्ट का जो टॉपिक है वो ये है कि आप इन चीज़ों को पकड़ोगे कैसे। देखो, अगर आप ऑडिटर नहीं भी हो तो आप ये देखो कि जो आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, जो आपका पैसा आ रहा है, लेट सपोज कंपनी दिखा रही है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 800 रुपये का रेवेन्यू, 1,000 रुपये का रेवेन्यू, ठीक है। तो 1,000 रुपये का रेवेन्यू आपको कैश में रिसीव होना चाहिए एज़ पर कैश बेसिस अकाउंटिंग। बट पूरी दुनिया में जितनी कंपनियां वो सारा क्या फॉलो करती है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी लिस्टेड कंपनियां। अब आप जो इन्वेस्ट करोगे लिस्टेड कंपनी में करोगे ना, जैसे रिलायंस हो गया, हैवल्स हो गया, आई थिंक हैवल्स भी लिस्टेड है, बजाज, ये सब जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट करोगे। रिलायंस पावर, अडानी, अंबुजा सीमेंट, ACC है ना, डालमिया, ये सब जो लिस्टेड है इनमें पैसा लगाओगे। तो अगर ये अपना रेवेन्यू बुक कर रहे हैं 1,000 रुपये का, तो आप कहाँ देखोगे, पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि रेवेन्यू कितना है। अब आप जाओगे उसके कैश फ्लो में कि आया कितना पैसा, हमें वो पता, हमें पैसे से मतलब है, तू तो 10,000 करोड़ की सेल दिखा देगा, बट हमें देखना है कि तेरी असल में तेरे को कैश कितना रिसीव हुआ। तो आप वो चेक करोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो अभी हम अकाउंटिंग की सीरीज़ डाल रहे हैं, ये 5वीं वीडियो है, तो अकाउंटिंग के ऊपर भी वीडियो डालेंगे आई थिंक, इसी के ऊपर डालेंगे, अक्रूवल बेसिस हो गया, वो हो गया। तो हाँ, अब ये डालेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले किस प्रकार की होती है और कितने टाइप्स की होती है और उसको कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके वीडियो डालेंगे। तो आई होप आप समझे होंगे। और हाँ, ऑडिटर हो, मेरे जैसा ऑडिटर है, अगर कोई वीडियो देख रहा है ऑडिटर, तो आप कैसे एनालाइज करोगे, क्योंकि आप रिलायंस के गोडाउन में जाके थोड़ा लगे, ओए मोटा भाई मुझे लग रहा है तेरी कंपनी में फ्रॉड है, मुझे अपना स्टॉक काउंट करा। नहीं भाई, तुम्हें तो उसमें उसकी बैलेंस शीट को ऑलरेडी ऑडिटर ने साइन कर दिया है, तुम्हें तो उस पर पैसा लगाना है, लेकिन ऑडिटर जाएगा फिजिकली। अगर आप ऑडिटर नहीं है तो बोल ही मत देना, कहीं मेल कर दिया मुकेश अंबानी जी को, मुझे सर आपका स्टॉक काउंट करना है। नहीं भाई, तो ऑडिटर हो तो आप ऑडिटर में क्या करोगे, ऑडिटर हो तो आप स्टॉक काउंट करोगे। आप देखोगे अच्छा पहले 100 इन्वेंट्री थी मान लो उसके गोडाउन में, और वो हो गई 80, यानी 20 बिकी, तो 20 का मोटा मोटा आप एवरेज वैल्यू लगाओगे कि यार एक बात बता, तेरा 20 में क्या क्या बिका है। अच्छा, दूध बिका है तो दूध मोटा मोटा 30 रुपये बिकेगा। इस तरह से आप आइटम निकालोगे और आइटम की एक एवरेज कॉस्ट निकाल दोगे, इतना मोटा मोटा रेवेन्यू आना था, और रेवेन्यू बनना था आपका 8,000 और आया कितना असल में 6,000। भाई 2,000 का रेवेन्यू शॉर्ट हो गया। यहाँ से ऐसा ऑडिटर पकड़ता है, हमने खुद पकड़ा है। हाँ, वह फ्रॉड नहीं था, बेसिकली रेवेन्यू आया था लेकिन वो किसी और अकाउंट में चले गया था। अच्छा, समझ गए, मतलब कहीं और अकाउंट में रिसीव हो गया था वो बेसिकली। फिर हमने यहाँ से उसको पुल बैक करवा दिया दूसरे अकाउंट में, पुल बैक या पुश बैक जो भी बोलो, ठीक है। स्टॉक काउंट करो, रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, रेगुलर ऑडिट में डर होना चाहिए। भाई ऑडिटर आ जाएंगे, हर 15 दिन में ऑडिटर आते हैं, तो उससे क्या होता है, ये चीज़ें कभी मार्केट में आएगी नहीं, उससे फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। रेगुलर ऑडिट, स्टॉक काउंट करो, स्टॉक की क्वालिटी देखो भाई। हाँ, सबसे बढ़िया देखो, दुकान में आए बासमती चावल, अब
24/7 चलता है मार्ट, आपको पता है 24/7 चलता है। तो रात को सिक्योरिटी गार्ड ना होते हुए तुमने फ़ायदा उठा लिया, अंदर से लॉक करके आपने नकली बासमती चावल खुले में उसको रिप्लेस कर दिया। तो बासमती चावल ही थे लेकिन वो नकली थे, जिससे लोगों का पेट ख़राब होता है आजकल, कुछ भी खा लेते हैं। तो नकली बासमती चावल आपने उसके ऊपर उड़ेल दिए और वो असल में आपने मार्केट में जाके बेच दिए। और नकली चावल तो नकली है, वो तो कस्टमर को पता नहीं है भाई क्या होगा। तो यह है पूरा कंसेप्ट फॉरेंसिक अकाउंटिंग की एसेट मिस अप्रोप्रिएशन स्कीम का। आई होप आपको इतना प्रैक्टिकल वे में हमने समझाया हो। और अगर और ज़्यादा डिटेल चाहिए, और ज़्यादा डिटेल मतलब इससे भी ज़्यादा डिटेल, तो बस आप कमेंट कीजिए नाइस वीडियो एंड गिव अस द मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टर्म्स, तो फिर मैं और डिटेल में लाऊंगा। तो तब तक के लिए लव मोर हेट लेस। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।